सबसे पहले आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज कर सकते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नामकरण। देखिए, जो नाम पद्धति है, किसी भी केमिकल का जो नाम वगैरह रखा जाता है उसको दो आधार पे पुराने जमाने में रखा जाता था। एक तो था जो वैज्ञानिक लोगों ने सुझाव दिया था, ठीक है, और एक बिल्कुल कॉमन जैसा उसका बिहेवियर होता था, जो उसका रूप रंग आकार होता था, ठीक है, जहां से वो प्राप्त होता था, उन सब के आधार पे उनके नाम हम दे दिया करते थे। उसको आप निरर्थक नाम पद्धति बोलते थे या सामान्य पद्धति कहते थे, ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हम कॉमन नॉमेनक्लेचर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो सब आप कुछ 10th और 11th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट सीखें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से आते हैं। वो कॉमन नेमिंग आपसे पूछता नहीं है। जो कॉमन नेमिंग जब जरूरत पड़ेगा मैं उसको आपको चैप्टर के दौरान ही उसके नीचे लिखवा दिया करूंगा, ठीक है। बट अभी फोकस करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे। देखिए, जब कभी भी आप आईयूपीएसी की बात करते हैं तो आईयूपीएसी सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, आखिरकार आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अच्छा है, बट आईयूपीएसी मैं नॉर्मली बताऊं तो आईयूपीएसी किसी इंसान का नाम नहीं है, ठीक है, और ये किसी सिस्टम का भी नाम नहीं है। आईयूपीएसी एक्चुअली आईयूपीएसी एक कमेटी है। कमेटी जानते हैं, एक गठन है। वो किस चीज का वो गठन है? एक ऐसा गठन है जहां पर केमिस्ट्री के सभी लफड़े सुलझाए जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे उनके नाम को लेकर के, चाहे उनके काम को लेकर के, कुछ इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव, ये सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती हैं। उनके लफड़ों को भी अगर सुलझाना होता है तो वो पहुंचते हैं सीधे सीधे एक कमेटी के पास, जो कमेटी यूएन में है, ठीक है। बोले तो वो आईयूपीएसी एक संस्था है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये वाइवा के दौरान आपसे बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, ठीक है। तो नोट करेंगे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब कि जो केमिस्ट्री हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर है एंड एप्लीकेबल है, ठीक। तो उस प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लक्षणों को समझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संघ की स्थापना की गई थी, और उसी संघ या उसी संस्था को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संघ है ये, शुद्ध और एप्लीकेबल केमिस्ट्री का ये एक संघ होता है जहां पर इनके सभी लफड़े सुलझाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो जनरली बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, तो आईयूपीएसी के विद्वानों ने कुछ सुझाव दिए, नामों को लिखने के कुछ सुझाव दिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने बात किया CH4 का, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता है वो CH4 को केवल CH4 कह के बुलाएंगे, ठीक। जो इसका आईयूपीएसी नाम नहीं जानते हैं वो इसको मार्स गैस कह करके बुलाते हैं, मार्स गैस, ठीक। और कोई इसी को मीथेन कहता है, ठीक। अब लफड़े वाली बात आ जाती है यहाँ पर। आप इंडिया में हैं, सपोज कीजिए आपने मार्स गैस कहा, आपको पता है, इंडिया वाले लोगों को ही पता है कि हाँ इसको मार्स गैस कहते हैं। आप विदेश में चले गए, विदेश में सपोज कीजिए कि उन लोगों को मार्स गैस के बारे में पता ही नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन
लफड़ा तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स को हटाने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम हमें दिया जिस सिस्टम को केवल एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा, ठीक। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम आईयूपीएसी ने दिया वो सिस्टम केवल हम और आप ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया मानता है, ठीक है। और वही सिस्टम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें कि आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे कैसे, तो उन नामों को लिखने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी। क्या है वो बेसिक बात, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी आप आईयूपीएसी नाम लिखने जाते हैं तो तीन छोटे छोटे टर्म्स आपको परेशान करेंगे। ये टर्म्स कौन है, ध्यान से। सबसे पहला टर्म आता है प्रीफिक्स, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है पूर्व लग्न। कहीं पूर्व लग्नक को लिखता भी है, कहीं नहीं लिखता है, मैंने लिखा पूर्व लग्न, ठीक है। ये प्रीफिक्स की हिंदी होती है। दूसरा आता है आपके पास वर्ड रूट, वर्ड रूट। ध्यान रहे, इस वर्ड रूट की दो दो हिंदी होती हैं। एक होता है शब्दमूल और दूसरा है मूलाक्षर। दोनों ही सही है, शब्दमूल या मूलाक्षर, ठीक है। पहला आया प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, और तीसरा है सफिक्स। सफिक्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुलग्न। भरसक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में, और इंग्लिश में भी नहीं पढ़े होंगे तो हिंदी में तो फिक्स है, आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा, ठीक है। जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं और जो अंत में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा। एक वर्ड रूट होगा, जो इसके आगे जुड़ेगा उसको आप प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो पहले जुड़ता है उसको हम पूर्व लग्न यानी पहले लगने वाले को पूर्व लग्न बोलते हैं या प्रीफिक्स बोलते हैं। सिमिलरली जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है या लास्ट में उसको हम सफिक्स या अनुलग्न कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये उपसर्ग की तरह होता है और ये प्रत्यय की तरह होता है, ठीक है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के आगे या पीछे लग करके अपना नया शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ भी होगा। नए नए नाम हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब यहाँ पे अगर इनके अंदर भी आप डीप में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि प्रीफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट अगर सफिक्स की बात करें तो वहां पर अगेन आपको दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक होगा 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ध्यान रहे, जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये बता रहा हूं आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखते हैं तो नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक फार्मूला आपको दूंगा, वो फार्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से सब कुछ रिपीट कर देता हूँ क्या हमने सीखा अभी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करने चले थे तो सबसे पहले हमने सोचा कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। जो कि एक संस्था है जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हर छोटी मोटी बातों के ऊपर फोकस करती रहती है, और उसने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम सारी दुनिया को दिया, और वही सिस्टम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो इस आईयूपीएसी नाम को लिखते समय आपके पास जनरली 3 टर्म्स आते हैं। एक है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट और तीसरा है सफिक्स। बात करें अगर प्रीफिक्स की तो इसकी हिंदी होती है पूर्वलग्न, और ये दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है 2 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट की हिंदी होती है शब्दमूल और मूलाक्षर।
सफिक्स की बात करें, इसकी हिंदी होती है अनुलग, और ये दो प्रकार से अगेन देखे जा सकते हैं। एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, हाँ, आप 2 डिग्री प्रीफिक्स को कंप्लीट तौर पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बुलाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसको प्राइमरी प्रीफिक्स। एक चीज आपको यहाँ केमिस्ट्री के अंदर सीखना होगा कि जहां पर 2 डिग्री लिखे, इस पहले 1 डिग्री से सीख लेते हैं। जहां 1 डिग्री लिखे आप इसको प्राइमरी बुला सकते हैं। प्राइमरी, जिसकी हिंदी होती है प्राथमिक। यदि कहीं 2 डिग्री लिखता है तो 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी, और हिंदी होती है इसकी द्वितीयक। सपोज कीजिए कहीं पे 3 डिग्री लिखा तो 3 डिग्री का मतलब होता है टर्सरी, और टर्सरी का मतलब हिंदी में होता है तृतीयक। हाँ, तो इस टाइप से ये कुछ कोडिंग होगी हमारी। ठीक है, अगर मैं 2 डिग्री लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिखा मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स, और 1 डिग्री लिखा है तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी नाम बता सकते हैं। इसको हम क्या बुलाएंगे फिर? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, और इसको हम बुलाएंगे सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी आप लिख सकते हैं इसका। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? द्वितीयक पूर्वलग्न, और इसका हो जाएगा प्राथमिक पूर्वलग्न। इसका हिंदी प्राथमिक अनुलग्न और इसका द्वितीयक अनुलग्न। इसलिए मैंने इसका हिंदी एक कॉमन वे में यहाँ पे साइड में रख दिया। ठीक है, तो आईयूपीएससी नाम लिखते समय कौन से 3 टर्म्स आते हैं बताइए? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। प्रीफिक्स के कितने पार्ट आपको मिलेंगे? 2। कौन कौन से? 2 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स को हम क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स को क्या बुलाते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, सफिक्स में 1 डिग्री सफिक्स को हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी सफिक्स, और 2 डिग्री सफिक्स को क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो एक बार ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें एंड आप लोग लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो अभी हमने देखा कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जब भी आप लिखेंगे तो 3 टर्म्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 टर्म्स? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, जिसको आप हिंदी में द्वितीय पूर्वलग्न और प्राथमिक पूर्वलग्न बोलते हैं। ठीक है, वर्ड रूट के अंदर अभी हम घुसे नहीं हैं, अभी एंट्री लेंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए। देन हमने बात किया था सफिक्स का। सफिक्स की हिंदी क्या होती है? अनुलग्न, और अनुलग्न के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, और 2 डिग्री सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न, ये होते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हर एक चैन को तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, सही। सबसे पहले हम एक बार बात करते हैं यहाँ पर वर्ड रूट की। कुछ खास बातें जो आप क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, शब्दमूल या मूलाक्षर। देखिए, एक्चुअली इस पोर्शन के अंदर हम क्या डील करते हैं, इस चीज को समझिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस चल रहा होता है। ठीक है, वही करीना। ठीक, तो कार्बन का इंपॉर्टेंस चारों तरफ यहाँ फैला होगा। कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, वो अगले कार्बन से जुड़ेगा, वो अगले कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके एक काफी लंबा लंबा चैन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और जब वो चैन का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो आपको वहां काउंट करना होता है कि उस पर्टिकुलर चैन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर एक नाम आएगा पीसीसी। एक्चुअली वर्ड रूट हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
ये जो शब्दमूल या मूलाक्षर लिखा जाता है ये कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा हाँ, ये डाउट आता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ पे होंगे ये कार्बन के परमाणु। तो ये कार्बन परमाणु होते हैं पीसीसी के अंदर। पीसीसी क्या है इसको जरा समझें। पीसीसी का मतलब पेरेंट पेरेंट कार्बन चैन, जिसकी हिंदी होती है जनक कार्बन श्रृंखला। ठीक है, एक बार फिर से समझे, शब्दमूल या मूलाक्षर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये शब्दमूल या मूलाक्षर इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है हमको वर्ड रूट से। क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ के ये कार्बन एटम्स होंगे। तो ये कार्बन एटम्स होते हैं पीसीसी के। पीसीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चैन के। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ सकता है कि ये पेरेंट कार्बन चैन क्या होता है। ठीक है, तो जरा इस चीज को भी समझते चलते हैं। पेरेंट कार्बन चैन का मतलब कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक कोडिंग मैं आपको दे रहा हूं, इस कोडिंग को याद रखिएगा। वही कोडिंग ही पीसीसी का डेफिनेशन बनाता है। ठीक है, कोडिंग क्या है ध्यान से समझेंगे। कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप क्या आप जानते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह। जैसे आपने नाम सुना होगा अल्कोहल, है ना, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप के कई सारे नाम आप पहले से पढ़ चुके हैं, सल्फोनिक एसिड वगैरह वगैरह, एमीन वगैरह का मे भी पॉसिबल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये जितने भी नाम होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप। हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है क्रियात्मक समूह। ठीक, तो कार्बन का एक ऐसा श्रृंखला जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर, खूब ढेर सारा अमाउंट हो फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद हम यहां पे मूव करते हैं इनके बाद में एमबी के ऊपर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबी? एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, है ना। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक बॉन्ड। बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब नाम आप में भी पॉसिबल सुने होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्राइटेरिया। यानी कि अभी बस हमने इतना देखा तो हमें ये पता चला कि कार्बन की एक ऐसी सीरीज हमें सेलेक्ट करनी है जहां पर खूब ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जहां एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड से वहां पे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उस चैन के अंदर पैक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बट अभी के लिए समझे, कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जहां मैक्सिमम, ये जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूं ये सब मैक्सिमम पर होती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह हो। क्रियात्मक समूह के बारे में अभी हमें आगे पढ़ना भी है। ठीक है, एमबी हो। एमबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खूब ढेर सारा मिलना चाहिए वहां पर। इसके बाद हमारा ध्यान जाता है नंबर ऑफ कार्बन्स की तरफ। ठीक है,
यानी वहां पे करीना की संख्या खूब ढेर सारी होनी चाहिए, बोले तो खूब भर भर के कार्बन आपको मिलने चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा कार्बन संभव हो उतना ज्यादा कार्बन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एस बी आएगा। एस बी मतलब साइड ब्रांच, है ना, इसको हम बोलते हैं साइड ब्रांच। साइड ब्रांच की हिंदी होती है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, ठीक। हाँ, कुछ लोग इसी को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की हिंदी होती है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह, इससे भी आप पूर्व परिचित होंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कार्बन की एक चैन होगी, उस कार्बन की चैन के पास में नीचे कहीं Cl आ गया, कहीं Br आ गया, कहीं F आ गया, कहीं NO2 आ गया, वगैरह वगैरह। ये सब R वगैरह, एल्किल ग्रुप, मेथिल, प्रोपिल वगैरह वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी खूब ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप, खूब ढेर सारा मल्टीपल बॉन्ड, खूब ढेर सारा कार्बन और खूब ढेर सारा साइड ब्रांच दिखता है, कार्बन की उसी श्रृंखला को पेरेंट कार्बन चेन या जनक कार्बन श्रृंखला कहते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला है जिस कार्बन श्रृंखला के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांच अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को मैं डॉन बुलाता हूँ कई बार अपने कॉमन लैंग्वेज में। ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, किताबी भाषा नहीं है, ये अपना याद करने के लिए, ठीक है। तो डॉन रहेगा, मम्मी बुला रही होगी, मम्मी बुला रही, एम बी, ठीक है, बस ऐसे रिलेट करने के लिए, ठीक है। करीना का बोलबाला होगा वहां पर, और भाई सनम बेवफा घूम रहा होगा, बोले तो साइड ब्रांच रहेगा। ये चार चीजें वहां पे होंगी तो फिर वो पीसीसी होगा, ठीक है। डॉन रहेगा, मम्मी बुला रही होगी, करीना का बोलबाला होगा, और वो सनम बेवफा का इलाका होगा, बोले तो साइड ब्रांच होगा। तो फंक्शनल ग्रुप खूब ढेर सारे होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड खूब ढेर सारे होने चाहिए, कार्बन खूब ढेर सारे होने चाहिए और साइड ब्रांच बहुत ढेर सारे होने चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देता है तो आप कहेंगे कि हमारा कार्बन का ये चैन पेरेंट कार्बन चैन है, यानी पीसीसी है। और इस कार्बन चैन के अंदर ये जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आ रहे थे, इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम यूज करेंगे वर्ड रूट। जरा आप इतना नोट करें, फिर इसके आगे की बात हम करते हैं। तो ठीक है, तो आपने देखा वर्ड रूट इंफॉर्मेशन किस बात का देगा? वर्ड रूट इंफॉर्मेशन देता है हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चैन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने कार्बन को हम क्या बुलाएंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास में पेरेंट कार्बन चैन मिल गया और उस पेरेंट कार्बन चैन के अंदर केवल और केवल एक ही कार्बन आपको अवेलेबल दिखाई देता है, तो आप एक कार्बन को क्या कह करके बुलाएंगे? ये चीज समझिएगा, एक कार्बन को हम बुलाते हैं मिथ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिथ। अगर सपोज कीजिए उस साम्राज्य में दो दो करीनाएं आ गई तो आप इसको बुलाएंगे एट, ठीक है। सपोज कीजिए कि तीन कार्बन आ गए तो प्रोप, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं। चार कार्बन आ गए तो ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन आए तो इसको हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन आ गया तो इसको ऑक्ट बोलेंगे, अगर नौ कार्बन आया तो इसको नॉन बोलेंगे, और अगर 10 कार्बन आ गया तो
10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक। अगर 11 कार्बन आ गया तो अंडे, अंडिक, इसको बोलते हैं अंडिक। सपोज कीजिए 12 कार्बन आया तो डोडिक, मान लीजिए उस पैरेंट कार्बन चेन के अंदर 13 कार्बन आ गया तो ट्राइडेक। सपोज कीजिए वहां पे 14 कार्बन आ गया तो इसको बोलेंगे टेट्राडेक, टेट्राडेक। अब इस चीज को आगे आप समझिए कैसे लिखेंगे। एक रहा तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक को अन बुलाते हैं, अन, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा 1+10, तो 1+10 बराबर क्या हो जाएगा 11। हमने कहा एक को आप अन बुला लीजिए, 10 को डेक बुला लीजिए, तो 11 को अनडेक हो जाएगा। ऐसे ही 12 है तो 12 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2+10 बराबर 12, ठीक है। 2 आप बोलते ही हैं दो, ठीक है, तो दो हो जाएगा, ठीक है, दो नहीं दो हो जाएगा यहाँ पर, दो डेक, तो दो डेक हो जाएगा 12। ऐसे ही 13 है तो आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं 3+10 यानी कि 13 हो जाएगा। तो 3 को आपने पढ़ा है जैसे ट्राई कलर होता है, तो 3 का मतलब ट्राइंगल होता है 3, ठीक है। तो 3 का मतलब यहाँ पे हो गया ट्राई, ट्राई डेक, ट्राई डेक, ठीक है। ऐसे ही 4 की बात करें तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी आप इसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। तो 4 का मतलब टेट्रा डेक, टेट्रा डेक, ठीक है। ऐसे ही सपोज कीजिए 5 आ गया तो 5 को अब आप यहाँ पे पेंटाडेक ऐसे बोलते चले जाएंगे, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और लास्ट में डेकाडेक। हाँ ऐसा होगा नहीं। 20 कार्बन अगर आ गया तो आप ऐसा लॉजिक ना लगाएं, इसको हम बोलते हैं इकॉस, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इकॉस, ठीक। अगर मान लीजिए 21 कार्बन आ गया तो इसको हम बोलते हैं हेनाइकॉस, इसको हेनाइकॉस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। सपोज कीजिए अगर 30 कार्बन आ गया तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकेंट, ठीक है। 40 कार्बन आ गया तो टेट्राकेंट, टेट्राकेंट। 50 कार्बन आ गया तो पेंटाकेंट, फिर उसके बाद आ गया तो हेक्साकेंट, हेप्टाकेंट, ठीक है, ऑक्टाकेंट, नोनाकेंट, और अगर 100 कार्बन आ गया तो सेंट। हाँ सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर 100 कार्बन आ गया तो इसको बोलेंगे सेंट। अरे बोला आपने पढ़ा भी हो परसेंट, प्रतिशत, सत मतलब 100, तो 100 का मतलब सेंट, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो शब्दमूल को सीख लीजिए। अगर 1 कार्बन आया तो में, 2 आया तो एक, 3 आया तो प्रोप, 4 आया तो ब्यूट, 5 आया तो पेंट, 6 आया तो 7, 8 के लिए और 9 के लिए, 9 के लिए नॉन, और हाँ 10 के लिए डेक, 11 के लिए अंडे, 12, 13, 14, 15 पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, है ना। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ता रहता है। आपके काम का यहाँ पर 12 तक बहुत है, ठीक है। वैसे तो अगर आपको 10 तक याद है तो भी अच्छी बात है, 12 तक याद करते हैं तो और अच्छी बात होगी। कभी कभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ कुछ तो ऐसे होता है ना जो इस तरीके से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो ऐसे याद करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ भी रिलेशन नहीं है भाई। हाँ मतलब कुछ कई बार सोचते हैं कि भाई यहाँ देखो अक्टूबर दिख रहा है, ये नवंबर के जैसे दिख रहा है और दिसंबर के जैसा दिख रहा है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो कई बार आप सोच लेते हैं इसलिए मैंने बस बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है, सिंपल सा तो है बिल्कुल। 1 रहेगा तो में, 2 रहेगा तो एक, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, आगे सो ऑन, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। ये रहा वर्ड रूट का सिलसिला। एनी प्रॉब्लम? ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, बाकी सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।